यूपीपीसीएस 2024 की आंसर की आने के बाद यूट्यूब में एक बाढ़ आ गई है। हर व्यक्ति प्रश्नों की अपनी अपनी व्याख्याएं लेकर बैठा है और इतनी आपत्तियां बताई जा रही हैं कि 150 में से लगभग 40-50 क्वेश्चंस मानो हट जाएंगे। जनरली आयोग का यह रवैया होता है कि वह प्रश्न को हटाने से पहले 10 बार सोचता है। वह उन्हीं प्रश्नों को हटाएगा जिसमें सीधा फैक्ट वाइज ही गलत है, अन्यथा वो प्रश्नों को नहीं हटाएगा। जिनमें व्याख्या का प्रश्न है उन प्रश्नों को हटाएगा नहीं, आंसर की भी उनकी नहीं बदलेगा। हो सकता है इसलिए 150 में 4-5 क्वेश्चंस ही हो सकता है कि उसमें उनको बदले जाएंगे, मूल्यांकन से बाहर किए जाएंगे या उनकी आंसर की में बदलाव किया जाएगा। यदि व्याख्या वाले प्रश्न देखें तो यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, वो आयोग अपने आप में अपनी व्याख्या जो निकालते हैं उसके अनुसार वो आंसर को देते हैं। अन्यथा यदि स्टूडेंट की तरफ से अगर हम उसकी व्याख्याओं को देखें तो यूपीएससी में भी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे गलत निकाल आएंगे। लेकिन यूपीएससी भी बदलाव नहीं करता है, ना ही ये आयोग भी बदलाव करेगा। लेकिन जो फैक्ट वाइज ही गलत है उसमें बदलाव की पूरी संभावना है। अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो उन क्वेश्चन पर डिस्कस करें कि ऐसे कौन से मेनली क्वेश्चंस हैं जिस पर डाउट है। तो अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और इस तरीके से देखें तो ये सारे क्वेश्चन लगभग यूपीपीसीएस आयोग ने बिल्कुल सही दिए हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँचें, क्वेश्चन नंबर 11 पर एक आपत्ति कही जा रही है कि पहला जो स्टेटमेंट है, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्या हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका उत्तर होना चाहिए दूसरा सही है, या कुछ कह रहे हैं इसका उत्तर होना चाहिए अप्रत्याशित है। पहली बात तो गौर करने वाली बात है कि पहली बार ये ऑप्शन में दिखा है ये शब्द अप्रत्याशित या अनप्रेडिक्टेबल। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस हिसाब का है, इसलिए उन्होंने डाला है। अगर वो डाला है तो दूसरा नंबर, क्योंकि जो आपको देखने को मिलता है कि ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो क्या ईमानदारी सिर्फ विज्ञान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ईमानदारी अपने आप में एक मूल्य है। हम इथिक्स में पढ़ते हैं कि ईमानदारी एक वैल्यू है और वैल्यू व्यक्ति के जीवन में होती है। जब व्यक्ति ईमानदार होता है तो अपने जीवन के सभी पक्षों में ईमानदारी बरतता है। तो विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो पर्सनल लेवल पर या पर्सनल स्तर पर ईमानदार है वो प्रोफेशनल स्तर पर ईमानदार होने की उसकी अधिक संभावना है। इसलिए विज्ञान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, अन्य क्षेत्रों में ईमानदारी महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, अगर कोई आरबीआई का गवर्नर हो, अगर कोई प्रेसिडेंट हो, तो वहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। या आर्ट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं है, या अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विज्ञान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में एक डाउट वाला है कि दूसरा सही है या नहीं सही है। इसका दूसरा अप्रत्याशित भी हो सकता है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसमें ये अनप्रेडिक्टेबल है कि क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में डाउट पर है व्याख्या के स्तर पर। अब देखते हैं इसमें आयोग इसमें क्या सोचता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस को जाएं तो ये क्वेश्चंस अपने आप में पूरी तरीके से इसके ऑप्शंस में मिसमैच है। यदि हम देखें तो शाही नौसेना विद्रोह लगभग, अगर हम उसकी डेट ना भी देखें तो फरवरी 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का जो गठन है, फॉर्मेशन ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट, आपको याद होगा कि कैबिनेट मिशन कहता है कि आपको इंतरिम गवर्नमेंट का गठन करना है और इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी लोग लगते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लागू किया। वो सरकार में शामिल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन बाद में वो चाहे वो अपने आप में वायसराय हों और सब लोगों ने बातचीत की तो मुस्लिम लीग बाद में सरकार में शामिल भी होता है और 1946 में 2 सितंबर को अंतिम सरकार का गठन होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देखें कि ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन वो जनवरी-फरवरी 1946 की घटना है। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो 4 और 1 3 से तो पहले ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 3 2 1 है, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है ए आंसर। 3 तो आप अपने आप में लास्ट में आ रहा है। कैबिनेट मिशन की घोषणा भी अपने आप में फरवरी के लगभग है 1946 में। तो इसका मतलब है कि यह अपने आप में ऑप्शन गलत है। और इसके लिए मैंने देखी यूके पार्लियामेंट, जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, वहाँ हमने देखा तो जनवरी-फरवरी 1946 में डेलीगेशन आया था। और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें नवल म्यूटनी का है, जिसे हम नौसेना विद्रोह कहते हैं, वो फरवरी 1946 लगभग 18 फरवरी के आसपास की घटना है ये। और तीसरी बात, जो अंतरिम सरकार का गठन है उसकी अगर हम बात करें तो वह अपने आप में ये 2 सितंबर 1946 की घटना है। इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में हटने योग्य है।
इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो सही तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं। अगर हम आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो नीचे चलें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पर लोग सिर्फ गूगल पर सर्च करके अपनी व्याख्या उसको निकाल, लेकिन गूगल पर सर्च करने से अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो ये सिविल का पेपर नहीं होगा, ये वन डे एग्जाम्स का पेपर होता है, क्योंकि ये पूरा फैक्ट वाइज नहीं है, इसमें कई सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे एक प्रश्न पर लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें कहीं जो अपने आप में दिया हुआ है कि 50 से 75 सेंटीमीटर इसकी जो है बारिश नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अमेरिका का निकाल के ले आएँ और कहें कि वहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर कपास की बारिश नहीं चाहिए, वो इतना। ये इंडिया का है, और किसी भी फसल को उत्पादित होने के लिए वो जिस क्लाइमेट जोन में उत्पादित हो रहा है, वहाँ पर कैसी कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग बारिश चाहिए होती है। और भारत में लगभग इतनी ही बारिश चाहिए होती है। और अगर जो वो एक मध्यम वर्षा की बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है कि 50 से 75 सेंटीमीटर भी हो सकता है 80 सेंटीमीटर भी हो, लेकिन ये नहीं है कि वो 150 सेंटीमीटर है, ये अपने आप में 100 से ऊपर सेंटीमीटर है। वो लगभग की बातें हैं, मध्यम वर्षा की भी चर्चा कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल तरीके से सही है। और अगर हम इसके भी नीचे जाएं तो एक चर्चा चल रही है कि जूट भारत का इंडिजीनियस प्लांट है कि नहीं है, विशुद्ध पौधा है कि नहीं है। पहली बात होती है कि किसी पौधे का ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इंडिजीनियस से अलग है, ओरिजिन दूसरी चीज़ है। मान लीजिए नीम का पौधा है, नीम का पौधा हो सकता है ओरिजिन उसका सबसे पहले कहीं और रहा हो, लेकिन हमारे देश की क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वो पैदा हो सकता है, तो हमारा इंडिजीनियस है, हमारा विशुद्ध रूप से देशी पौधा है। हो सकता है उसकी प्रजातियों में भिन्नता हो, लेकिन है वो नीम ही, क्योंकि उसकी प्रजातियों में भिन्नता हो सकती है। ये नहीं कहेंगे हम कि प्याज की कई सारी प्रजातियां हैं, कुछ प्रजातियां वहाँ हो सकती हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्याज किसी विदेशी हो गया, या कोई ऐसी फसल कोई विदेशी हो गई, या कोई ऐसी फसल हमारे देश की हो गई। इस आधार पर निर्धारण नहीं होता है, ये इस आधार पर निर्धारित होता है इंडिजीनियस, कि हमारे देश का क्लाइमेट उस फसल को उत्पादित करने के लिए रहा है, और वो फसल अपने आप से हमारे क्लाइमेट में उत्पादित हुई है, या बाहर से ला के उसको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उत्पादित किया गया है। तो जूट अपने आप में, जूट का जो एरिया है, जो बंगाल का और बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, जो उसके लिए अनुकूल एक क्षेत्र है जहां जूट की फसल अपने आप में उगती है, तो हमारे देश का एक देशी पौधा ही है। तो इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा ये तो फैक्ट वाइज ही गलत है, और ऐसा लगता है कि मार्च में पेपर बना गया था और नवंबर 2023 में दूसरा ग्लोबल वाइज समिट हुआ था, और अब तीसरा जो हो गया है अगस्त 2024 में, इसके बाद वो तीसरा है। तो इस क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे, मान लीजिए उन्होंने पेपर पहले ही बना लिया हो, तो हाल ही में इंडिसेंट के अनुसार वो 1 और 2 दोनों को ही आंसर मान सकता है, और आंसर की इसमें चेंज करने से ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से नहीं हटाना चाहिए। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एक क्वेश्चन इस पर डाउट है कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये है कि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। देखिए, भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत मॉरिशस के अपने आप में जो एफडीआई का जो स्रोत है उसमें बदलाव आ सकता है, देशों में बदलाव आएगा। ये बात पचती नहीं है, ये बात किसी भी रूप में सही नहीं लगती है। तो हो सकता है कि कारण आर को गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंट्री नहीं लिखा, कंट्रीज लिखा है। तो भारत मॉरिशस टैक्स ट्रीटी से क्या पूरी दुनिया के अन्य देशों के साथ टैक्स ट्रीटी हुई? क्या भारत मॉरिशस टैक्स ट्रीटी विभिन्न देशों के साथ मिलकर टैक्स ट्रीटी की गई है? ऐसा तो है नहीं। इसलिए यह स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत अर्थ प्रदान कर रहा है, क्योंकि इसमें देश नहीं है, देशों हैं। तो आर अपने आप में गलत हो रहा है, तो व्याख्या तो कर ही नहीं सकता है। बाकी ये जो फैक्ट वाइज हैं वो लगभग यूपीपीसीएस ने सही उनसे आंसर निकाले हैं। अगर हम बात करें इसमें कि यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टेलीग्राम्स पर, यूट्यूब पर, वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यूएसए का लैंड एरिया ज़्यादा है। तो लैंड एरिया ज़्यादा होने से एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन एरिया ज़्यादा नहीं होता। चीन का भी लैंड एरिया इंडिया से ज़्यादा है, जापान का कम है, लेकिन कल्टीवेशन एरिया इससे नहीं होता। कल्टीवेशन का मतलब है कि हम किसी साल में कितने एरिया में हम फसल को उत्पादित कर रहे हैं, ये देखा जाता है। अब हम जानते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, इस समय तो लगभग 150 करोड़ है, और यूएसए की आबादी 35 से 40 करोड़ के बीच में है।
तो यूएसए ज़्यादा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी वहाँ उतनी बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र नहीं है, जो कृषि का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। चीन में अपने आप में बड़ा क्षेत्र अपने आप में डिजर्ट भी है, और चाहे वो जो येलो रिवर का क्षेत्र है पूरा डिजर्ट एरिया में ही है, वहाँ भी कल्टीवेशन एरिया उतना अधिक है नहीं जितना इंडिया में है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और दूसरा दोनों इसके सही हैं। इस पर बेवजह की बहस है, क्योंकि वो लैंड एरिया को या एग्रीकल्चर एरिया को कल्टीवेशन एरिया से मिसमैच कर रहे हैं। कल्टीवेशन एरिया दूसरा होता है, हो सकता है एग्रीकल्चर एरिया बहुत बड़ा हो, लेकिन एग्रीकल्चर में वो हो सकता है एनिमल वाला पार्ट ज़्यादा हो, कि वहाँ पशुपालन ज़्यादा होता है। लेकिन हमें कल्टीवेशन देखना है, यहाँ पे कल्टीवेशन की चर्चा है कि हम फसल किस में उत्पादित कर रहे हैं। अन्य क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 75, 76, 77, नाइनटीन 293। अब ये 110 में एक क्वेश्चन है कि FWD 200B, तो ये एक UAV विमान है, सबको पता है। इसमें पेलोड कैपेसिटी 100 किलोग्राम बताई गई है। जनरली आप गूगल करेंगे चैट जीपीटी, वो 30 किलोग्राम। चैट जीपीटी कुछ नहीं होता, चैट जीपीटी इंटरनेट पर पड़े मटेरियल्स में से जो उसको दिखता है वो उठा के रख देता है, इससे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, उसने अपने आप पे उसमें 100 किलोग्राम पेलोड लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि मैक्सिमम पेलोड उसकी 100 किलोग्राम तक हो सकती है, जो 30 किलोग्राम है वो उसकी जो है मिनिमम पेलोड कैपेसिटी है। तो ये हो सकता है, और आयोग इसमें सही भी कर सकता है, इसमें इसको गलत भी कर सकता है। इस क्वेश्चन को लेकर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट रहा, और ये क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था को 3 आधारों पर बांटा जाता है, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। हमें जानते हैं तो अल्प विकसित, देखिए विकसित, अल्प विकसित या विकासशील कोई वैश्विक परिभाषा इसकी नहीं है। कोई भी वैश्विक संगठन ये परिभाषा तय नहीं करता है कि हम किस एक अर्थव्यवस्था को विकसित मानेंगे, अल्प विकसित मानेंगे, विकासशील मानेंगे, जीडीपी के आधार पर मानेंगे, पर कैपिटा इनकम के आधार पर मानेंगे। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, ना ही यूएन में डिसाइड है, ना ही WTO में डिसाइड है। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। प्रत्येक देश खुद उद्घोषणा करता है, प्रोक्लेम करता है कि हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, विकसित अर्थव्यवस्था हैं। तो हम देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इस पर बहुत डाउट है, क्योंकि हम जनरली ये अपने आप को कहते रहते हैं कि हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, और 2047 तक हमको एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है। तो अल्प विकसित कहना अपने आप में कई सारे अर्थ प्रकट करता है कि हम विकसित और अल्प विकसित इस तरीके से कहें, या हम उसको अल्प विकसित, विकासशील और विकसित इस तरीके से कहें। इसकी कई व्याख्याएं हैं, और आयोग किसको क्या मानता है, ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही जिसे कहते हैं हम भ्रम पैदा करता है। तो इसको मूल्यांकन से बाहर करना ज़्यादा बेहतर होगा। जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक है, ये अपने आप में गलत है। एडम स्मिथ हैं जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस किताब लिखी थी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किसी न किसी रूप में है, क्योंकि प्रस्तावना में हमारे समाजवाद लिखा है, और हमारे जो है जो व्यापार और वाणिज्य वाला जो भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उदारीकरण के जो कुछ मूल्य देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत के जो अपने आप में योजना आयोग हो, वो भी अपने आप को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, और हर किताब में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये पहला स्टेटमेंट एक डाउट पैदा करता है, तो इसको मूल्यांकन से बाहर किए जाने की संभावना है। एक क्वेश्चन ये भी है जिसपे तरह तरह की व्याख्याएं लोग कर रहे हैं। देखिए इस पर इसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। ये सबको पता है कि बिल्कुल सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ना कि आपातकाल किसी भी समय लागू हो सकता है। अगर लागू हो सकता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी भी समय लागू नहीं हो सकता है जब अपने आप में 3 आधार हैं, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह हो गया। युद्ध भी हम जनरली युद्ध की कोई निश्चित परिभाषा विश्व स्तर पर ना तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देता है ना कोई, लेकिन समानता यह माना जाता है जिसमें 1000 लोग या 1000 से ज़्यादा लोग हताहत हों या मृत्यु हो गई हो, हम उसको युद्ध मानेंगे। बाह्य आक्रमण मतलब है कि किसी भी देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया हो, और सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि आंतरिक स्तर पर जो कोई समुदाय हो, कोई गुट हो,
जिसने एक गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए हों, तो उसको हम सशस्त्र विद्रोह की श्रेणी में रखते हैं। तो वो एक होता है कि जब 3 आधार इतने मजबूत दिए गए हैं तो किसी भी समय लागू नहीं किया जा सकता है, उसके लिए 3 आधार दिए गए हैं, उन आधारों के आधार पर ही लागू किया जाएगा। लेकिन आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। कोई भी देश किसी भी समय युद्ध कर सकता है। हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, इजराइल ने उस पर प्रतिक्रिया दी और इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तो ये आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में बाकायदा इमरजेंसी प्रोविजंस नामक जो चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। उसके पीछे दृष्टिकोण यही था कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय देश में उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए हम प्रोविजन कुछ कर दें। इसलिए हमने वाइमर रिपब्लिक जो जर्मनी का है वहाँ से हमने देखा कि उन्होंने भी आपातकालीन स्थिति संबंधी कुछ प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं और वहाँ से प्रभावित होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लाया गया था कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। ये सेंटेंस अपने आप में संविधान सभा की जो बैठक है उसकी डिस्कशन का सेंटेंस है। इस दृष्टि से ये पूरी तरीके से सही है, दोनों सही हैं। तो अपने आप में ये इसकी व्याख्या करता है। तो ये क्या है कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें कहा गया है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये अपने आप में इस पर पूरी तरीके से डाउट है, तो इसको भी मूल्यांकन से हटाया जाना चाहिए, क्वेश्चन से हटाया जाना चाहिए। एक प्रश्न ये भी है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में हमें स्पष्ट पता है कि 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वो है, लेकिन 340 में जो अपने आप में है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये दिए गए हैं कि हम एक ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित अध्ययन करेगा। उसको अगर उनसे संबंधित आयोग का गठन करना है तो वो कर सकेगा। तो 340 भी उससे संबंधित ही है। काका कालेलकर समिति हो, चाहे अपने आप में जितने भी कमेटीज आयोग बनाए गए पिछड़ा वर्ग से संबंधित, वो 340 के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो वो उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ा है, इसलिए इसको गलत नहीं किया जा सकता है। और अगर लगभग सारे प्रश्न सही हैं, कुछ प्रश्नों पर और डाउट है। एक तो ये, इस पर तो बहुत ज़्यादा ही डाउट है। हमें जानते हैं कि सामानों में मिलावट अपने आप में समवर्ती सूची की 18वीं नंबर एंट्री पर दिया हुआ है, और उत्तराधिकार जिसे हम सक्सेशन कह सकते हैं वो भी समवर्ती सूची की 5वीं नंबर एंट्री पर दिया हुआ है। तो 2 और 3 तो सही हैं। पहले पर अपने आप में बहुत सारे इसके जो व्याख्याएँ हैं। पहला हम देखें तो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य, लेकिन यूनियन लिस्ट में जो ट्रेड एंड कॉमर्स दिया हुआ है उसकी 41 नंबर एंट्री कहती है कि विदेशों से संबंधित, जो हमारे विदेशों को लेकर व्यापार और वाणिज्य होगा उससे संबंधित है। और 42 नंबर एंट्री कहती है कि इंटर स्टेट जो अपने आप में ट्रेड एंड कॉमर्स होगा वो उससे संबंधित है। वहीं स्टेट लिस्ट में भी है, लेकिन वो विद इन स्टेट है, अपने राज्य के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में चर्चा करता है। कॉन्करेंट लिस्ट में 33 नंबर जो अपने आप में व्यापार एवं वाणिज्य की, उसमें भी चर्चा है कि जो संसद जिन चीज़ों का उत्पादन का और उनके व्यापार की बारे में कानून बनाएगा। तो चूंकि व्यापार एवं वाणिज्य बस लिखे हैं और वो कॉन्करेंट लिस्ट में है और इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसको भी सही होना चाहिए और 1, 2, 3 ही इसका उत्तर होना चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। हमें जानते हैं कि ट्रिप्स समझौता जो है 1994 के लगभग हुआ, जब गैट जो है, जो जिसे हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, गैट WTO में बदलता है। तो उसी समय ये 1994 में ट्रिप्स का समझौता होता है। ट्रिप्स के साथ एक और समझौता होता है, ट्रिम्स का समझौता, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का समझौता होता है। उसी जब WTO का गठन होता है तो प्रत्येक साल मंत्रिमंडलीय या मंत्रिस्तरीय बैठक होती है, उसी को हम वहाँ पर विकास एजेंडा तय होता है। 2001 की जो बैठक है उसे दोहा विकास एजेंडा कहते हैं। उस दोहा विकास एजेंडा में क्या था, ये तो सब्सिडी का प्रावधान था कि जो कृषि के क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जा रही है उसको हम कितने तक सीमित रखें। तो ये कहा गया कि भाई विकसित देश है वो 5% तक सीमित रखेंगे, विकासशील देश 10% तक सीमित रखेंगे, और भारत ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये भी सही है। और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और उसके तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक्ट है, IPA एक्ट है 1970, उसमें परिवर्तन भी भारत में किया है, इसलिए वो दोनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। हाँ, जो दूसरा इसका है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ये दरअसल क्या है कि इन्होंने किसी PYQ से क्वेश्चन उठाया है, इस वजह से अपने आप में यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। इन्होंने DIPP ही नाम रखा है, जिसका नाम अब बदल जा चुका है, अब नाम हो गया DPIIT।
लेकिन ये कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको अपने आप उसी तरीके से भी रखा जा सकता है, पुराने नाम को भी बनाए रखा जा सकता है, और इसके दोनों बिल्कुल सही हो सकते हैं। 150 नंबर जो अपने आप में क्वेश्चंस हैं, इसको लेकर भी बहुत सारी आपत्तियां हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण सुरक्षित करना चाहता था, ये कारण है। और एक अभिकथन है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया, संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। इस प्रश्न के लिए तो मैंने विशेष तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार से बात की। उनकी किताब का मैं यहाँ पे कोट भी मैं कर रहा हूँ, जिसमें पहला ये है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया, दूसरा ये है कि संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। देखिए, बलबन ने संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया था इसलिए ताकि उस समय चहलगानी या चालीसा जो है, चालीसा आज के मंत्रिमंडल के तरीके से वो इतनी शक्तिशाली थी कि जो सुल्तानों को लगातार बदलती रहती थी, उनको अपदस्थ करती रहती थी और अपनी इच्छानुसार जिनको वो पसंद करते उस सुल्तान को बैठा देती थी। बलबन जब अपने आप में गद्दी पर बैठा तो उसने ये समझा कि जब तक अपने हाथों में पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो चालीसा बहुत प्रभावशाली रहेगी। इसलिए अपनी संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया था उसने चालीसा के लिए, ताकि वो एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। बलबन का राजत्व सिद्धांत भी इसी से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया। अब शासन को सुदृढ़ बनाया दूसरी व्याख्या कर रहा है, दो पार्ट हो गए इसके। शासन को सुदृढ़ बनाने में सेना को भी सुदृढ़ बनाना, सीमाओं को भी सुदृढ़ बनाना, प्रशासन को भी सुदृढ़ बनाना, एकता व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जरूर हो सकता है कि उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, चाहे वो डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्ट तो है। तो इसकी व्याख्या एक करता भी है, और इसकी मैं अगर आपको बुक से दिखाऊं तो इसमें अगर आप नज़र डालें तो ये कोट भी है यहाँ कि सुल्तान और राज्य को मजबूत करने के लिए बाबर ने सत्ता को केंद्रीकृत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसने सामरिक महत्व के कई क्षेत्रों में किलों का निर्माण करवाया, सुल्तान की शक्ति को बढ़ाने और मंगोलों को आक्रमण सुरक्षा के लिए उसने एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी की। तो ये इस दृष्टि से इसकी एक व्याख्या हो सकती है। इसलिए चाहे इसको या तो इसको मूल्यांकन से बाहर किया जाए इस प्रश्न को, या इसको स्वीकार किया जाए कि आर ए की व्याख्या करता है, एक ही व्याख्या नहीं करता है, अपने आप में एक डाउट पैदा करता है। लगभग इतने ही क्वेश्चन पर डाउट है। बाकी जो डाउट लोग यूट्यूब पर अन्य जगहों पर क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी मनगढ़ंत या अपनी भावनाओं को संपुष्ट करने के वाली व्याख्याएं हैं कि उन्होंने भी पीसीएस दिया होगा, उनके कुछ प्रश्न गलत हो रहे होंगे या सही हो रहे होंगे, तो अपनी अपनी तरीके से उन तथ्यों की व्याख्याएं करते रहते हैं। और इतिहास में एक बहुत प्रचलित कहावत है कि तथ्य एक ही है लेकिन उसकी व्याख्या व्यक्ति अपनी अपने हिसाब से करता रहता है और अपने अपने व्याख्या के अनुसार अपना अपना इतिहास बनाता रहता है। उसी तरीके से इस यूपीपीसीएस के पेपर के साथ भी हो रहा है। लेकिन हम ये गौर करें कि हम यूपीपीसीएस को यूपीएससी के साथ भी एक नज़र डालें कि यूपीएससी किस तरीके से बिहेव करता है, अपनी आंसर की नहीं निकालता है और बाद में जब आंसर की आती है तो उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे होते हैं। यूपीएससी ने जो मान लिया है फिर वही फाइनल होता है। तो यहाँ आयोग अपने लिए स्वतंत्र है कि वो उसकी क्या व्याख्या मानता है, लेकिन जो फैक्ट वाइज गलत है उसको तो उसे हटाना ही पड़ेगा। यही मूल बात है।